हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। कल की वीडियो में हमने 74 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उस वीडियो में जो 67 और 68 नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच के कारण रह गए थे, तो उसको हम आज यहीं डिस्कस करते हैं और बाकी के क्वेश्चनों को भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है। यहाँ पर सीधा सीधा किसके बारे में पूछा गया है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में, यानी कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर क्या है कि किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवश्यकता से अधिक व्यक्ति किसी कार्य में लगे हुए हैं और जो अधिक व्यक्ति हैं उनकी उत्पादकता वहाँ पर क्या है? एकदम जीरो है। उनको वहाँ से काम से हटा दे तो उस काम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि कोई खेत है, इस खेत के अंदर कितने 10 बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता कितनी है? आवश्यकता है 5 बंदों की। अगर इस खेत के अंदर 5 व्यक्ति कार्य करें तो भी 10 बोरी धान ही उत्पन्न होगा, और अगर 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो भी यहाँ पर 10 बोरी धान ही उत्पन्न होगा। यानी कि यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है इस खेत की, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, चाहे उसमें 10 व्यक्ति काम करें या 5 व्यक्ति काम करें। हाँ, लेकिन यदि 5 से कम व्यक्ति काम करते हैं तो उत्पादकता में फर्क आएगा। यानी कि जो 5 बंदे हैं वो तो एकदम जेन्युइन है, रियल है, यानी कि वो तो रोजगार है, लेकिन कार्य नहीं मिलने के कारण क्या है, जो घर के और सदस्य है वो भी वहीं काम करते हुए दिखते हैं। तो वो जो अन्य व्यक्ति हैं वो क्या है? वो है प्रच्छन्न बेरोजगार, यानी कि उनकी जो उत्पादकता है वो क्या है? जीरो है, शून्य। यानी कि यहाँ पे है कि जरूरत से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए तो जरूरत से ज़्यादा जो व्यक्ति काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रच्छन्न बेरोजगार, और इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्योंकि आवश्यकता से अधिक काम कर रहे लोगों को हटाने से उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनकी सीमांत उत्पादकता क्या होती है? जो एक्स्ट्रा व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी सीमांत उत्पादकता होती है शून्य। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। यहाँ पर कहा है कि लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। लोग बेरोजगार नहीं रहते, लोग दिखते तो वहाँ पर रोजगार वाले हैं, लेकिन उनका रोजगार वैसे कि उत्पादकता वाला नहीं है। ठीक है, जो हमारी रोजगार की गणना होती है उसके अंदर जो प्रच्छन्न बेरोजगार है उनको भी किस में काउंट किया जाता है? उनको रोजगार में काउंट किया जाता है, क्योंकि क्या है, वो कार्य कर रहे हैं। वास्तव में वो क्या है? बेरोजगारी है, क्योंकि उनसे आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा। तो पहला पॉइंट हो जाता है गलत। दूसरा पॉइंट है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये पॉइंट जनरली इकोनॉमी के हिसाब से तो सही है कि जो रोजगार है वैकल्पिक उपलब्ध नहीं होते, तब क्या करते हैं लोग? प्रच्छन्न बेरोजगार बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें और काम मिल ही नहीं रहा। तो उससे अच्छा वो समझते हैं कि घर के जो खेत का काम है उसी में हाथ बैठा देते हैं, लेकिन वहाँ पर उत्पादकता तो क्या है? जीरो है। इसलिए ये पॉइंट सही हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ पूछा है, तो ये सामान्यतः अर्थ नहीं है इसका। तीसरा है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्रच्छन्न बेरोजगार है उनकी सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य है, क्योंकि उनको काम से हटा देते हैं तो भी उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है सी। चौथा पॉइंट बोलता है श्रमिकों की उत्पादकता नीची होती है। नहीं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा काम करे लोग होते हैं उनकी उत्पादकता क्या है? जीरो है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। यह प्रश्न लक्ष्मीकांत का एकदम ही स्टैटिक प्रश्न है। इसमें सीधा सीधा आपको आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए था, सीधा आप प्रश्न कर लेते। तो जो हमारा अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 75 75, वो क्या बात करता है? वो बात करता है कि जो हमारी कार्यपालिका है या फिर जो हमारा मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि संसद के प्रति। संसद के प्रति उत्तरदायी वो नहीं होते हैं, क्योंकि लोकसभा में क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा से उन्हें क्या हटाया जा सकता है, इसलिए उत्तरदायी किसके प्रति होंगे? उत्तरदायी भी वो लोकसभा के प्रति होंगे, क्योंकि लोकसभा क्या है? लोकसभा है जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है। तो यहाँ पर क्या बात की गई? यहाँ पर बात की गई है संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये हो जाता है गलत। दूसरा पॉइंट है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। यह पॉइंट एकदम सही है। कौन से अनुच्छेद के तहत? जो अनुच्छेद 74 है 74, वह यही बात करता है कि जो संघीय मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, किनको? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को। और हालांकि राष्ट्रपति यहाँ पर मर्जी से नहीं हटा सकता। हटाएगा कैसे? जब उसे मंत्रिपरिषद को हटाने, किसी मंत्री को हटाने का निर्देश प्रधानमंत्री के माध्यम से मिलता है, तब राष्ट्रपति हटा सकता है, अन्यथा नहीं हटा सकता। तो ये क्या होते हैं? जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 74। तीसरा पॉइंट है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। अनुच्छेद 78 है वो यही बात करता है।
जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दायित्व हैं राष्ट्रपति के प्रति, उनकी बात करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाता है सही। तो पहला पॉइंट गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, तो आंसर हो जाता है 2 और 3 बी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है। यहां पर किसके बारे में पूछा गया है, ओएमओ के बारे में। तो यहां पर शब्द है ओएमओ। ओएमओ से तात्पर्य क्या है, तात्पर्य क्या है, हमने पहले पढ़ा था जो आरबीआई है उसका काम क्या है, उसका काम है मौद्रिक नीति का पालन करना। मौद्रिक नीति क्या है, यानी कि मनी सप्लाई का बढ़ाना है घटाना है, मनी सप्लाई को मार्केट के अंदर नियंत्रित करना, ये है मौद्रिक नीति का मतलब। तो आरबीआई क्या करता है, उसके लिए आरबीआई कई उपकरणों का यूज करता है, जिसमें क्या आता है, सीआरआर होगा, एसएलआर होगा, रिवर्स रेपो होगा, होगा, एमएसएफ होगा, उसमें ही ये क्या है, ओएमओ है। तो ओएमओ क्या हो गया, ओएमओ एक साधन है जिसके माध्यम से आरबीआई मौद्रिक नीति में जो मुद्रा आपूर्ति है उसमें उतार चढ़ाव लाता है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ये तो हो गया कि ओएमओ है क्या। अब ओएमओ में क्या करता है आरबीआई, ओएमओ में आरबीआई करता है खुले बाजार में, कहां पर, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। क्या करता है, क्रय विक्रय। तो आपने सोचा होगा रिवर्स रेपो और रेपो में भी यही है जो एलएफ के तहत आता है, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। उसमें भी क्या होता है, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का खरीदता बेचता है। तो इससे अंतर क्या है, ओएमओ क्यों लेके आए हैं, तो ओएमओ में क्या है, आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्या कर रहा है, क्रय विक्रय कर रहा है, जबकि एलएएफ में यानी कि रिवर्स रेपो में वाणिज्यिक बैंकों की सहायता से आरबीआई क्या करता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। तो यहां पर देखा है कि रेपो एक प्रकार का ओएमओ है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों के साथ सरकारी प्रतिभूति को खरीदता है, उसमें भी क्या, पुनर्खरीद समझौते के साथ, यानी कि पहले से फिक्स होता है, यानी कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, जो भी दिन होते हैं, इतने दिन बाद आरबीआई क्या करेगा, जो सरकारी प्रतिभूति खरीदी है उसको वापस प्रतिभूति को बैंक को दे देगा और मनी सप्लाई जो मनी है अपने पास ले आएगा रेपो के तहत। रिवर्स रेपो में क्या करता है, आरबीआई जो प्रतिभूति बेची है, ठीक है, वह प्रतिभूति आरबीआई बैंक से वापस ले लेगा और आरबीआई मनी वापस सर्कुलेट कर देगा। ये तो हो गया एलएएफ और ओएमओ में फर्क, यानी कि रेपो, रिवर्स रेपो और ओएमओ में अंतर आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं ओएमओ के माध्यम से आरबीआई करता क्या है। जब आरबीआई प्रतिभूति को क्या करता है, खरीदता है, यानी कि मार्केट से, बाजार से प्रतिभूति ली आरबीआई ने अपने पास, तो बाजार को क्या देगा, पैसे देगा। ठीक है, तो बाजार में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। यानी कि जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है, तो मनी सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, वहीं जब आरबीआई प्रतिभूति बेचता है, यानी कि पैसे अपने पास ले आया और प्रतिभूति किसके पास चली गई, बाजार के पास चली गई, तब मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। क्या होती है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि मनी कहाँ पर आ चुकी है, पैसे बैंक बाजार से आरबीआई के पास आ चुके हैं। तो ये तो हो गया ओएमओ है क्या और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जो ओएमओ है वो है क्या, बहुत ही साधारण प्रश्न है। यहाँ पर बोला है अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, बिल्कुल नहीं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, ये भी नहीं। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, अभी हमने कहा था ओएमओ क्या है, खुले बाजार में सरकारी, आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। तो आंसर हो गया सी, एकदम साधारण प्रश्न। ओएमओ से मतलब क्या था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य क्या है। यहाँ पूछा गया है प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान, यानी कि पीएसएल सेक्टर के बारे में पूछा है। ये देखिए पीएसएल, प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान। प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य है बैंकों को क्षेत्र विशिष्ट में ऋण देने के लिए आरबीआई ने निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए कि जो बैंक हैं वह अपने टोटल कुल ऋण का कितना देंगे, 40% पीएसएल क्षेत्र को देंगे। यानी कि आरबीआई ने कुछ क्षेत्र डिफाइन कर दिए कि भाई जो कृषि हो गया, या फिर जो एमएसएमई हो गया, या फिर जो निर्धन वर्ग हो गया, निर्यात ऋण हो गया, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, उन क्षेत्रों को बोल दिया प्राथमिकता वाले क्षेत्र। यानी कि बैंक इनको लोन देने में क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। ये तो बात बोल दी, लेकिन अब देंगे कैसे। तो आरबीआई ने क्या किया, 40% जो कुल ऋण का कोटा है वो निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया। बैंकों को बोल दिया आपको जो टोटल 40% है लोन का, तो उसको प्राथमिकता क्षेत्रों को देना ही पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को। ये था पीएसएल सेक्टर, यानी कि बैंकों को क्षेत्र विशिष्ट में ऋण देने के लिए आरबीआई ने बोला। कब स्टार्ट हुआ ये, 1972 में। इसमें क्या बोला कि जो बैंक कुल ऋण देते हैं उसका 40% पीएसएल क्षेत्र को देंगे। पीएसएल क्षेत्र में आते कौन है,
ये जो मूलतः पीएसएल क्षेत्र में आते हैं, इसमें एक्स्ट्रा और भी है, लेकिन मूलतः ये चीज़ें आती हैं। कौन? कृषि, कमजोर क्षेत्र, एमएसएमई, निर्यात ऋण, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, ये सब किसमें आते हैं? प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आते हैं। यानी कि बैंक जो 40% का कोटा है इनको लोन देके पूरा करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी बोल दिया कि जो बैंक है वो अपने टोटल ऋण का, एएनबीसी का टोटल ऋण का, यानी कि जो कुल 100 रुपये का लोन दे रहा है उसमें से 40 रुपये किसको देने पड़ेंगे? 40 रुपये देने पड़ेंगे पीएसएल सेक्टर को, और 18 रुपये किसको देने पड़ेंगे? टोटल ऋण का 18% कृषि को, ठीक है। और कमजोर क्षेत्रों को कितना देना पड़ेगा? 12 रुपये, यानी 12%, और एमएसएमई को 7.5% ये देना पड़ेगा। फिक्स कर दिया कि इतना तो एमएसएमई को देना ही पड़ेगा। अब जो बाकी आपका कोटे का पीछे वाला बच गया हिस्सा, यानी कि 18 और 12 30 और 37.5 हो गया, अब जो बच गया पीछे आपका वाला, वो आप कहाँ दे सकते हो? यहाँ पर दे सकते हो, निर्यात ऋण के रूप में, शिक्षा के रूप में, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में, आवास, सामाजिक और इनके रूप में दे सकते हो। और कृषि में जो 18% है, इसमें भी आरबीआई ने आगे क्लासीफाई कर दिया कि इसमें से 10% जो लोन है वो किसको देंगे? वो देंगे जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान हैं, यानी कि जिनके पास जमीन 1 या 2 हेक्टेयर हैं उनको देगा। जबकि जो पीछे 8% बच गया वो बैंक अपनी इच्छा वाले दूसरे किसानों को दे सकता है, बड़े किसानों को दे सकता है, लेकिन जो 10% है वो छोटे किसानों को देना पड़ेगा। ये तो हो गए प्राथमिकता वाले क्षेत्र। भारत में ऐसे बैंक भी हैं जो क्या है? विदेशी बैंक हैं, और उनमें से कुछ विदेशी बैंकों की शाखाएं 20 से कम है। क्या है? 20 से भी कम है। उन बैंकों को क्या बोला आरबीआई ने? थोड़ी रियायत दी कि आपको 40% का कोटा पूरा तो करना है टोटल लोन का, लेकिन कहाँ करना है? आप अपना 32% लोन है ना कहाँ दे सकते हो? निर्यात ऋण के रूप में दे सकते हो। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि निर्यात ऋण भी किसका पार्ट है? प्राथमिकता क्षेत्र का पार्ट है। तो आप अपने कोटे का 32% किसको? जो उस विदेशी बैंक को ये छूट दी जिसकी शाखाएं 20 से कम है, उस विदेशी बैंक को छूट दी जिसकी शाखाएं देश में 20 से कम है, वो अपने 40% का कोटा 32% किस में यूज कर सकता है? निर्यात ऋण के रूप में यूज कर सकता है, और 8% उसको अन्य क्षेत्रों को देना पड़ेगा। ये बात बोल दी। और क्या बोला कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनको तो 40% देना पड़ेगा टोटल लोन का, कुल ऋण का, लेकिन जो आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके लिए यह कोटा कितना है? 75%। यानी कि जो आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अपने 75% कुल ऋण का कहाँ देंगे? वो देंगे पीएसएल क्षेत्र को, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसकी स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई? नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर। कब? 2016 में। जिसके साथ कौन सा बैंक खुला था? और पेमेंट बैंक। और जो प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक है उनके लिए भी कोटा कितना है? 75% है, और यह 2025-26 से ही लागू हुआ। इससे पहले कोटा इनके लिए भी कम था। और ये कोटा किसका है? टोटल लोन का, एएनबीसी का। बैंक के पास कुल जमा का नहीं है। आप जमा से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये है कुल ऋण का। गांठ बांध लीजिए, जमा और ऋण में फर्क है। यानी कि बैंक के पास जमा 100 रुपये है पूरे, लेकिन वो लोन 80 का देता है, तो 80 का 40% किसको देना पड़ेगा? पीएसएल सेक्टर को देना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब एक इसमें और वर्ड आता है पीएसएल सर्टिफिकेट। पीएसएल सर्टिफिकेट से क्या तात्पर्य है? जो बैंक है उनके लिए क्या कर दिया? कोटा फिक्स कर दिया 40%, लेकिन कुछ बैंक है वो अपने कोटे से अधिक परसेंटेज किसको दे देते हैं? पीएसएल सेक्टर को दे देते हैं, पीएसएल क्षेत्र को दे देते हैं, ठीक है। तो उनको क्या मिलता है? तो वो जो अधिक लोन देते हैं, यानी कि किसी बैंक को 40 रुपये पूरे पीएसएल क्षेत्र को देने थे, लेकिन उसने क्या 42 रुपये दे दिए, यानी कि 2 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो उस 2 रुपये का क्या मिलेगा उसको? पीएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा। किस बैंक को? जिसने अधिक लोन दे दिया। कहाँ पर? पीएसएल क्षेत्र को, ठीक है। तो उसे बोलते हैं पीएसएल सर्टिफिकेट। अब इसका क्या यूज है? जिन बैंकों ने अपने जो पीएसएल कोटे को पूरा नहीं किया है उनको यह पीएसएल सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है। किनसे? जिन बैंकों ने पीएसएल सीमा से अधिक का लोन दिया है, इसे बोलते हैं पीएसएल सर्टिफिकेट। बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो होगा पीएसएल क्षेत्र के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। तो यहाँ पर पूछा है कि पीएसएल क्षेत्र के तहत किसको ऋण दे सकते हैं? तो अभी हमने देखा था पीएसएल क्षेत्र के अंदर ऋण कृषि को, कमजोर क्षेत्र, एमएसएमई, निर्यात ऋण, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, ये सब क्षेत्र थे। यहाँ पर क्या है? कृषि अभी देखा था। लघु एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर है इसका। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? एकदम साधारण प्रश्न। ऐसे प्रश्न कोई गलत करता है ना तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को गलत करना ही नहीं है। यहाँ पर क्या क्षेत्र दिए गए हैं? अभियांत्रिकी, कागज एवं लुगदी, वस्त्रोद्योग और ताप शक्ति। ताप शक्ति कहाँ आती है? विद्युत उत्पादन में काम आती है। और सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? विद्युत का होता है। जो कोयले से विद्युत बनाते हैं उसमें किसका उपयोग होता है? थर्मल एनर्जी का यूज होता है। उसमें क्या किया जाता है?
जो पानी को गर्म करके भाप के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी होती है? विद्युत की देश के अंदर। तो पानी खपत कहाँ होगी? ताप शक्ति के अंदर ही। जो टोटल उद्योग हैं, टोटल उद्योगों में देश के 22% जल है वह खर्च होता है। कितना? 22% जल पूरा उद्योग क्षेत्र में जाता है, ठीक है ना। इस 22% का 88% कहाँ जाता है? ताप शक्ति में। अब देख लीजिए, बाकी पूरे उद्योग क्षेत्र और एक ताप शक्ति आसपास ही नहीं है। तो ऐसे में तो मतलब दिमाग में आ ही जाना चाहिए सीधा कि इससे विद्युत उत्पन्न होती है, तो यही करेगा। इस प्रकार का प्रश्न ये कहाँ आया था? 2024 में आया था। क्या पूछा था कि जो SO2 है उसका उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र करता है? 4 ऑप्शन दे रखे थे इसी प्रकार से। तो SO2 कहाँ से निकलती है? कोयले से निकलती है। कोयले का यूज सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? विद्युत उत्पादन में किया जाता है। वही उसका आंसर था वहाँ पे। यही आपको जनरल सोचना है बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना। बिल्कुल जनरल सोच के आपको आंसर करने हैं। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर हम गलत करके आ जाते हैं, जो कि हमारे साथ खुद के साथ धोखा है। तो यह ताप शक्ति 88% टोटल जल का यूज करता है। किसका? औद्योगिक क्षेत्र का। औद्योगिक क्षेत्र पूरे देश का कितना करता है? 22%। वस्त्रोद्योग करता है 2% के आसपास। कागज एवं लुगदी करता है 2% के आसपास। और अभियांत्रिकी करता है 5% के आसपास। ये इनके रेशियो रह गए। बाकी इसमें जो वस्त्रोद्योग वगैरह है उसके बारे में आगे प्रश्न आएगा तो अच्छे से देखेंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? जनांकीय लाभांश के बारे में। कि जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम जनांकीय लाभांश को देखते हैं कि ये है क्या। तो जनांकीय लाभांश से क्या तात्पर्य है? यानी कि ऐसा आर्थिक विकास जो किसी जनसंख्या में काम करने वालों की संख्या तथा उनके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होने पर मिल सकता है। यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या है उसका अधिक होना और उसके अधिक होने से जो लाभ मिलता है किसी देश को, उसे बोलते हैं जनांकीय लाभांश। साधारण शब्दों में कहें तो किसी देश के अंदर कार्यशील जनसंख्या अधिक होने पर जो लाभ मिलता है उसे बोलते हैं जनांकीय लाभांश, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा है? यहां पर कहा है जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? यानी कि जो भारत की कार्यशील जनसंख्या उससे अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त की जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, तभी तो हमें जनांकीय लाभांश अधिक मिलेगा। उत्पादकता बढ़ेगी उनकी तब, ठीक है। जब उनकी उत्पादकता बढ़ेगी तो देश में क्या होगा? आर्थिक उत्पादन ज़्यादा होगा और इसी से क्या होगा? जनांकीय लाभांश प्राप्त होगा हमें, जो कार्यशील जनसंख्या से प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब इनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? इनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए इनमें कौशल का विकास कर सकते हैं, इनको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, इनको अच्छे कौशल से युक्त कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा? इनकी उत्पादकता बढ़ेगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और इससे क्या होगा? जनांकीय लाभांश प्राप्त होगा। यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या से हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? पहला पॉइंट है कुशलता विकास का प्रोत्साहन, यानी कि कौशल विकास को बढ़ावा देना। यही इसका आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे क्या बोला जाता है? त्रिभंग बोला जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? यानी कि त्रिभंग की डेफिनेशन इनमें से कौन सी है वही बतानी है बस। तो त्रिभंग है क्या उसको हम समझते हैं। त्रिभंग का सामान्य अर्थ क्या है? 3 भाग हो रखे उस बॉडी के, किसके? शरीर के, तो उसे बोलते हैं त्रिभंग। तो आप यहाँ पर देखिए त्रिभंग में 3 मोड़ होते हैं, किसमें? शरीर में। यानी 3 जगह से अगर मुड़ा हुआ है कोई तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिभंग। गर्दन से, कमर से, घुटने से। कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए आप सभी ने देखा होगा, तो जिस मुद्रा में वो होते हैं उसे ही बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा, जिसमें उनका गर्दन थोड़ी झुकी होती है, थोड़ी कमर भी झुकी होती है और उनके घुटने मुड़े हुए होते हैं, उसे ही त्रिभंग बोलते हैं। बिल्कुल ही साधारण अर्थ है इसका। यह त्रिभंग मुद्रा है, यह मुख्यतः ओडिसी नृत्य में देखी जाती है। जो ओडिसी नृत्य है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? उसकी मुख्य विशेषता त्रिभंग ही है, ठीक है। श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर पहला पॉइंट है एक पाँव मोड़ा जाता है, ठीक है। एक पाँव मोड़ा जाता है, एक पाँव मुड़ गया तो एक मोड़ आ गया, एक भंग हो गया। दूसरा है देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी, कमर पर मुड़ी हुई है। दूसरा कहाँ गया? कमर पर। और तीसरा है ग्रीवा पर वक्र की जाती है, यानी कि तीसरा मोड़ कहाँ है? ग्रीवा पर है। एक पाँव, दूसरा कमर और तीसरा ग्रीवा। अभी बोला था त्रिभंग, 3 भंग। आंसर क्या है इसका? ए ही है। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट के बारे में। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही है उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, ये पहला पॉइंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, दूसरा पॉइंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी, ये हो गया तीसरा पॉइंट।
अब हम इन पॉइंट के आधार पर थोड़ा एनी बेसेंट के बारे में, थोड़ा होम रूल लीग के बारे में, थोड़ा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं, ताकि हम आंसर को इजीली कर पाएँ। उसको जानने से पहले आप मन में एक बार आंसर सोच लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। करते ही नहीं आप कमेंट, थोड़ा रिव्यू दीजिए, आप बताइए कैसा चल रहा है वीडियो वगैरह, कैसा आपको लग रहा है, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले, थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो ये रहा थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। 1875 में कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए के अंदर। किसने की? एच ब्लावात्स्की व एच.एस. ऑलकाट ने। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, एकदम गलत हो जाता है। इसके संस्थापक कौन है? एच ब्लावात्स्की व एच.एस. ऑलकाट। इसका भारत में मुख्यालय कब खोला गया? 1882 में। कहाँ पर? अडियार, जो कहाँ है? मद्रास के पास है। 1907 में जो एनी बेसेंट है वो इस सोसाइटी की अध्यक्षा बनी थी 1907 के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी मेंबर थी इससे पहले, लेकिन संस्थापक नहीं थी। ठीक है, अब थोड़ा एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं। एनी बेसेंट 1907 में जो अध्यक्ष बनी थी किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1917 में आईएनसी की अध्यक्षा रही थी एक बार। तो यहाँ पे क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी, एकदम सही हो जाता है, ये गलत हो गया था। और इन्होंने क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1916 के अंदर। इस होम रूल लीग को थोड़ा हम जान लेते हैं। होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? होम और रूल यानी कि खुद का शासन, यानी कि स्वशासन की अवधारणा से भारतीयों को परिचित करवाना कि स्वशासन क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताने के लिए जो आयरलैंड की होम रूल लीग थी उससे प्रभावित होकर भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसने? तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने। दोनों की अलग अलग होम रूल लीग थी, यानी कि 2 होम रूल लीग बनाई गई। बेसेंट की होम रूल लीग थी, वह कौन सी थी? वह थी ऑल इंडिया होम रूल लीग। बेसेंट की होम रूल लीग का नाम क्या था? याद कर लेना बिल्कुल कि बेसेंट की होम रूल लीग का नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था मद्रास के अंदर। इसके संगठन सचिव थे जॉर्ज अरुणडेल। और इस होम रूल लीग के सदस्य कौन थे? इसके सदस्य थे मोतीलाल एवं जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, सी.आर. दास, के.एम. मुंशी, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, तेज बहादुर सप्रू। इन सबको आपको नाम रट लेना है, क्योंकि कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है। किसके बारे में पूछा था? 2022 में पूछा था गदर आंदोलन, जो गदर पार्टी है उसके सदस्यों के बारे में पूछा था कि कौन कौन मेंबर है। तो बड़ी बात नहीं है, होम रूल लीग के बारे में भी पूछ ले, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। और दूसरी होम रूल लीग कौन सी थी? वो थी तिलक की होम रूल लीग, जिसका नाम क्या था? इंडियन होम रूल लीग। बेसेंट की होम रूल लीग का नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग। और तिलक की होम रूल लीग का नाम था इंडियन होम रूल लीग। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? जिसका हेडक्वार्टर था पूना के अंदर। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी बेलगाम के अंदर। 1920 में गांधी जी ने कौन सी लीग? बेसेंट की जो लीग थी, एनी बेसेंट वाली जो लीग थी, की सदस्यता ग्रहण की। कब की? 1920 के अंदर ग्रहण की। ठीक है, और जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी उसके अध्यक्ष बने थे कब? अप्रैल 1920 में। अप्रैल 1920 में गांधी जी ऑल इंडिया होम रूल लीग, जो बेसेंट की होम रूल लीग थी, उसके अध्यक्ष बने थे। और अक्टूबर 1920 तक इसका नाम चेंज कर दिया। किसका? ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज करके क्या कर दिया? स्वराज्य सभा कर दिया। स्वराज्य सभा कर दिया नाम। किसने किया नाम ये चेंज? गांधी जी ने किया। और जो लीग थी इसने 1916 में भारतीयों को स्वशासन से परिचित कराने के लिए देश भर में जागरूकता कार्यक्रम चलाई। उससे क्या हुआ? अंग्रेजों ने इस पर कार्यवाही की, लीग को दबाने के लिए। जो बेसेंट थे उनको जेल में डाल दिया, तिलक थे उनको भी जेल में डाल दिया, ये सब किया। तो इस कार्रवाई को देखते हुए जो सर एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, इन्होंने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप कि किस कारण से सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि त्यागी थी, वो आपको याद होना चाहिए। ये तो हो गया होम रूल लीग के बारे में। तो अभी हमने देखा होम रूल लीग की संस्थापिका कौन थी? बेसेंट थी, ऑल इंडिया होम रूल लीग की। तो ये पॉइंट हो जाता है सही, दूसरा गलत, तीसरा सही। आंसर हो जाता है 1 और 3 सी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी हिस्ट्री से संबंधित है और किसके बारे में? इल्बर्ट बिल विवाद। यह कब हुआ था? यह हुआ था 1883 के करीब। ठीक है, क्यों हुआ था इसको देखते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ? 1883 में। भारतीय क्यों हुआ था? इसका कारण ये है कि इसमें क्या किया गया था? जो भारतीय न्यायाधीश थे, भारत के लोग थे जो न्यायाधीश बन गए थे, उनको यूरोपीय व ब्रिटिश नागरिकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने की अनुमति दे दी। जो भारतीय न्यायाधीश थे उनको क्या किया? अधिकार दे दिया। किसने? रिपन ने। रिपन उस टाइम गवर्नर था, उसने अधिकार दिया कि आप क्या कर सकते हैं, जो यूरोपीय और ब्रिटिश लोग हैं उन पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, उन पर फैसला ले सकते हैं आप। इससे क्या हुआ? नस्ली तनाव उत्पन्न हो गया।
अंग्रेज बोले ऐसा कैसे हो सकता है, भारतीय हमारे ऊपर सुपीरियर कैसे हो सकते हैं, भारतीय न्यायाधीशों की इतनी हिम्मत कि हमारे ऊपर वो डिसीजन ले ले। उन्होंने इसका विरोध किया। इसके कारण जो इल्बर्ट बिल था वह कैंसिल हो गया, उसे नहीं लाया गया। क्यों? असली तनाव उत्पन्न हो गया। भारतीयों को जो ब्रिटिशर थे या जो यूरोपीय थे वो ये समझते थे और भारतीय न्यायाधीश उनके ऊपर डिसीजन ले, ये उनको सहन नहीं हुआ। तो इसके कारण क्या किया गया? इसके कारण किया गया जो दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 लाया गया। इसमें क्या किया? इसमें जो यूरोपीय व भारतीय जिला मजिस्ट्रेट थे व सत्र न्यायाधीश थे, इनको अधिकार दिया यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने। यानी कि जो दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 था उसमें भारतीयों को अधिकार तो दिया जिला मजिस्ट्रेट व सत्र न्यायाधीश के रूप में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का, लेकिन इसके साथ एक चीज़ दी। किनको अधिकार दिया? यूरोपीय लोगों को। क्या दिया? कि अगर भारतीय व्यक्ति उन पर डिसीजन लेता है, भारतीय न्यायाधीश उन पर डिसीजन देता है, तो वे क्या कर सकते हैं? वे अपील कर सकते हैं। कहाँ पर अपील कर सकते हैं? उस जूरी में अपील कर सकते हैं जिसके 50% से अधिक मेंबर कौन है? यूरोपीय हैं। यानी कि अगर यदि भारतीय व्यक्ति डिसीजन ले भी ले तो उनके पास शक्ति होती थी कि वो आगे जाके अपील कर सकते हैं। कहाँ पर? ऐसी जूरी में जिसके मेंबर 50% से अधिक को कौन हो? यूरोपीय हो। ये संशोधन 1884 में आईपीसी में किया गया। ठीक है। तो इल्बर्ट बिल विवाद है क्या? इल्बर्ट बिल विवाद सामान्य शब्दों में है कि भारतीय व्यक्तियों को, भारतीय न्यायाधीशों को शक्ति दी गई किसके ऊपर? ब्रिटिश व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की। उससे क्या हुआ? विवाद उत्पन्न हुआ। यही क्या है? यही क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद है। तो पहला पॉइंट है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू करना। गलत। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। यह था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? ये आया था 1878 में। कौन लाया था इसको? लेटन लेके आया था। गवर्नर लेटन था, वो लेके आया था। ठीक है, ये हो गया गलत। तीसरा, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटा दिया था इसने। पहले भारतीय जो न्यायाधीश थे उनको यूरोपीय लोगों पर डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन इल्बर्ट बिल में यह अधिकार दिया गया था। यही था इल्बर्ट बिल विवाद। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती है? सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी यानी कि इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति किन कारणों से हो सकती है उसे हमें यहाँ पर देखना है। 3 पॉइंट दिए गए हैं। द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, द्रव्य यानी कि मनी सप्लाई। आप इंग्लिश वाले में अच्छे से देख सकते हैं कि एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई और डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड। द्रव्य से क्या मतलब है यहाँ पर? मनी सप्लाई। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे वर्ड को देख लेना चाहिए। तो अब हम इन तीनों पॉइंट को समझते हैं कि किस प्रकार से इनसे इन्फ्लेशन हो सकता है। यहां पर लिखा है सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी, इन्फ्लेशन। पहला कारण था मनी सप्लाई में वृद्धि, द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि। तो मनी सप्लाई में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। किस प्रकार से? जब मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा आ गया है, पहले पैसा था 100 रुपये, अब बढ़ के मार्केट में पैसा क्या आ गया? 200 रुपये आ गया। तो अब ज़्यादा खरीदारी होगी ना, ज़्यादा खरीदारी होगी, क्या होगी? डिमांड बढ़ गई। और किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ गई तो उसका जो मूल्य है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं? मूल्य वृद्धि को भी बोलते हैं, प्राइस बढ़ना, वही इन्फ्लेशन है। तो डिमांड बढ़ने पर प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझिए कि यहाँ पर जो पहले डिमांड क्या थी? ये डी डिमांड थी। ठीक है, और ये थी यहाँ पर सप्लाई। लेकिन क्या हुआ? मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ? जो डिमांड है वो बढ़ गई। ठीक है, डिमांड बढ़ने से अब देखिए यहाँ पर जो पहले प्राइस थी वो कितनी थी किसी वस्तु की? पी थी। अब डिमांड बढ़ गई, मात्रा अधिक चाहिए, सप्लाई उतनी है, तो प्राइस है वो बढ़ गई। सीधा सा ग्राफ से समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या हुआ? मनी सप्लाई बढ़ने से क्या हुई? डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं। और तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सही हो गया कि मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है। दूसरा पॉइंट है उत्पादन कम हो गया। ठीक है, उत्पादन कम होने यानी कि सप्लाई क्या हुई है? कम हो गई। पहले सप्लाई थी ये, और सप्लाई कम होकर ये रह गई S1। ठीक है, डिमांड अभी तक उतनी है, यानी कि मार्केट में पहले 50 जीन्स थी। ठीक है, और खरीदने वाले कितने थे? 50 लोग थे, सबको पूरी मिल रही थी। लेकिन अब सप्लाई कम हो गई है, अब बची है मार्केट में 40 जीन्स ही बची है।
40 जीन्स बची है, खरीदने वाले कितने 50 है। अब कौन खरीद पाएगा? जिनके पास पैसे अधिक होंगे, यानी कि जो बढ़ी हुई प्राइस, यानी कि जो प्राइस बढ़ जाएगी अब डिमांड ज़्यादा होने से, और जो बढ़ी हुई प्राइस को भुगतान कर पाएंगे वही जीन्स खरीद पाएंगे। यानी कि सप्लाई कम होने पर और डिमांड अगर वही रहती है तो क्या हो जाता है? प्राइस बढ़ जाती है। क्या होती है? प्राइस बढ़ जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या था? प्रभावी मांग में वृद्धि होना। अभी हमने देखा था डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? प्राइस बढ़ती है। बस यही सेम पॉइंट था, आधा पॉइंट वो था, आधा पॉइंट यहाँ आ गया। अब आप देखिए, तो अब आप यहाँ देखिए, पहला पॉइंट क्या था? द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो मनी सप्लाई बढ़ने पर क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, यानी कि सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होने से खरीदने वाले उतने ही, डिमांड वही है अभी तक, लेकिन वस्तु मार्केट में है नहीं उतनी, तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन हो गया। तीसरा, प्रभावी मांग में वृद्धि, ये पहले से लिंक है, मांग बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, डी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य समूह सम्मिलित है? यानी कि भारत की जो विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि है, जो अभी करीब 800 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है, ठीक है, उनमें किस किस रूप में मनी है वो रखी जाती है, किस किस रूप में जो धन है, आरक्षित निधि है वो रखी जाती है, उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि भारत में 4 भागों में रखी जाती है, 4 भागों में रखी जाती हैं। किस किस रूप में? एक तो विदेशी मुद्रा के रूप में, जो डॉलर हो गया, या फिर जो येन हो गया जापान का, पाउंड हो गया, जो भी है विदेशी करेंसी, उसके रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में। और जो विदेशी आरक्षित निधि है उसका 88% भाग क्या है? यही है, विदेशी मुद्रा। दूसरा है सोने के रूप में रखी जाती है, कितना? जो 7% जो विदेशी आरक्षित निधि है वो सोने के रूप में है। तीसरा है एसडीआर के रूप में। एसडीआर का मतलब क्या है? एसडीआर का मतलब है विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार, इसको भी हम समझते हैं। और चौथा है रिजर्व ट्रेंच के रूप में, 1% के रूप में रखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना इसको। अब यहाँ पर था एसडीआर से क्या तात्पर्य है? विशेष आहरण अधिकार, यह कुछ नहीं है, यह एक मनी है, यह एक मुद्रा है, जिसको किसने क्रिएट किया है? आईएमएफ ने। यह वास्तविक मनी नहीं है कि भाई इसको आप मार्केट में जाओ और कुछ खरीद सको या कुछ ले सको, निजी क्षेत्र में यह यूज नहीं की जाती। यह आईएमएफ द्वारा सर्जित अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्ति है। इसका किसी प्रकार के भुगतान के लेन देन में निजी क्षेत्र में नहीं किया जाता है। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने के लिए, अब देखिए कि जो कोई देश था जो 1969 में गरीब था, ठीक है, उसके पास मुद्रा नहीं थी, विदेशी मुद्रा, जिसके कारण से क्या है, वो विदेशी व्यापार में भूमिका निभा पाए अपनी, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं, खरीदेगा कहाँ से। तो आईएमएफ ने कहा कि आपका जितना आईएमएफ में कोटा है उसका उतना हम एसडीआर के रूप में आपको पैसे देते हैं। एसडीआर के रूप में, एसडीआर के लेन देन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो विदेशी व्यापार है उसमें आप भूमिका निभा सकते हैं। तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तरलता बढ़ाने के लिए, क्यों? इससे क्या होगा? व्यापार में वृद्धि होगी, तरलता में वृद्धि होगी। इसलिए इसको 1969 में आईएमएफ ने क्रिएट किया। और यह सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती? बीओपी खाते में प्रविष्टि के रूप में रखी जाती, यानी कि पहले हमने पढ़ा था बीओपी के बारे में इसी पेपर के अंदर। एक होता चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता, ठीक है। चालू खाते के 2 भाग, व्यापार खाता, अदृश्य हाथ। पूंजी खाते के अंदर जो एफडीआई है, या फिर जो विदेशी ऋण हो गया, ईसीबी हो गया, या फिर जो पोर्टफोलियो निवेश हो गया, वो सब आते थे। हमने अच्छे से पढ़ा था वहाँ पर, आप वापस देख सकते हो जाके वीडियो, ठीक है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ? बीओपी खाते के रूप में ही, प्रविष्टि के रूप में रखी जाती है। किसको? एसडीआर को। एसडीआर के माध्यम से निजी क्षेत्र को लेन देन बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। जो एसडीआर का आवंटन है वो प्रत्येक देश की कोटा राशि के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो आईएमएफ के अंदर अलग अलग देशों के कोटे हैं। भारत का कोटा 2.89% के समथिंग है, आप चेक कर सकते हैं। तो जितना उनका कोटा था ना किसी देश का, उतनी एसडीआर किसको दी गई? देशों को दी गई। जो यूएसए है उसका कोटा सबसे अधिक था, तो यूएसए को सबसे ज़्यादा एसडीआर मिला। यहाँ पर देखिए, यूएसए को 89,000 एसडीआर मिले थे, जबकि अफगानिस्तान था उसका कोटा कम था, इसलिए उसको कितने मिले? 389 ही मिले। तो ये तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। और जो एसडीआर है का विनिमय दर, जो एसडीआर होता है, जैसे एसडीआर एसडीआर इक्वल टू कितना होता है? $1.4 के करीब होता है, ठीक। अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। इंडियन रुपीज़ में बात की जाए तो एक एसडीआर इक्वल टू हो जाएगा 114 रुपये, ऊपर नीचे होता रहता थोड़ा। और इसका जो ये विनिमय दर है ना, जो अभी हमने बात की कि एक एसडीआर किसके बराबर है? 114 रुपीज़ के बराबर है। तो यह विनिमय दर कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है? यह निकाला जाता है जो 5 करेंसी है इनके आधार पर, इनके संदर्भ में निकाला जाता है। 5 करेंसी में कौन आता है? एक आता है यूएसए का डॉलर, दूसरा आ जाता है यूके का पाउंड, ठीक है। तीसरा आ जाता है ईयू का यूरो,
यूरो, ये हो गया पाउंड, ठीक है। चौथा आ जाता है चाइना का युआन या फिर रेनमिनबी, ठीक है। और पांचवा है जापान का येन। इन 5 करेंसी के आधार पर जो एसडीआर है उसकी विनिमय दर निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि है, इसके 4 पार्ट होते हैं। कौन? विदेशी मुद्रा, सोना, एसडीआर, रिजर्व ट्रेंच। अब यहाँ पर चौथा वर्ड कौन सा? रिजर्व ट्रेंच। इसको देखते हैं थोड़ा। रिजर्व ट्रेंच यह क्या है? एक दावा है जो आईएमएफ के किसी सदस्य का आईएमएफ पर होता है, यानी कि आईएमएफ का कोई सदस्य भारत है, भारत का जो दावा होता है आईएमएफ के अंदर, भारत के कुछ पैसे जमा है आईएमएफ के पास। अब जो पैसे भारत सीधे बिना ब्याज के वहाँ से निकाल सकता है, बिना लोन, उसको कहे कि भाई ये मेरे पैसे हैं, आप मुझे मेरे पैसे अभी मेरे को चाहिए तो मुझे दे दो, क्या मुझे दे दो, भारत देश जाके बोलता है, तो जो वो पैसा है वही क्या है? वो रिजर्व ट्रेंच, यानी कि वहाँ पर जो भारत की रिजर्व मनी है उसे ही बोलते हैं रिजर्व ट्रेंच। फिर आईएमएफ में क्या करते हैं? देश पैसे जमा करते हैं, और जो पैसे जमा करते हैं वही उनका क्या होता है? कोटा होता है। और जो कोटा होता है उसको 2 रूप में रखा जाता है। एक तो आरक्षित मुद्रा के रूप में, जो अभी हमने देखा था, जो डॉलर वगैरह जो हार्ड करेंसी होती है उस रूप में रखा जाता है आरक्षित मुद्रा के रूप में। और कुछ मनी है वो जो देश की करेंसी है उसी में रखा जाता है, यानी कि रुपये में रखा जाता है, इंडियन रुपीज़ में। भारत रखेगा तो किसमें रखेगा? इंडियन रुपीज़ में रखेगा। यहाँ पर क्या कहा गया कि किसी सदस्य की मुद्रा में आईएमएफ की होल्डिंग, सदस्य की जो खुद की मुद्रा है, जैसे इंडियन रुपीज़ हो गया इंडिया के संदर्भ में, और सदस्य के कोटे के बीच का जो टोटल कोटा है उसके बीच के अंतर को ही क्या बोलते हैं? रिजर्व ट्रेंच। यानी कि 100 रुपये का उसका कोटा है, ठीक है, और उसके जमा कितने हैं? पूरे 50 रुपये खुद की मुद्रा में है, तो 50 रुपये क्या हो जाएंगे? ये 50 हो जाएंगे, इसके रिजर्व ट्रेंच हो जाएंगे। तो आरटीपी क्या है? आरटीपी एक तरल दावा है जिसका उपयोग सदस्य किसी भी समय कर सकता है। अभी मैंने कहा था कि अगर किसी देश की स्थिति खराब हो जाती है तो वो किसी भी समय आईएमएफ के पास जाके उसके रिजर्व ट्रेंच में जो जमा मनी है वो ले सकता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि, इसमें क्या कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। विदेशी मुद्रा, सोना, एसडीआर, रिजर्व ट्रेंच। वही हमें ऑप्शन में जाके वहाँ देखने हैं। तो यहाँ पर क्या है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, ठीक है, विशेष आहरण अधिकार तथा विदेशों से ऋण इसमें शामिल नहीं होता है। दूसरा है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, बिल्कुल ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण बात की जब इन्होंने। और तीसरा है विशेष आहरण अधिकार, बिल्कुल सही, यही आंसर इसका आंसर है बी। इसमें क्या है? चौथे में, तीसरे ऑप्शन में क्या है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विश्व बैंक से ऋण, ये बिल्कुल नहीं है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व द्वारा धारित स्वर्ण तथा विश्व बैंक से ऋण। अब आप साधारण से समझिए कि किसी भी प्रकार की जो आरक्षित निधि है, आरक्षित यानी कि उसके पास पड़े हैं, यानी कि उसके खुद के पैसे हैं, ठीक है, उसके अंदर ऋण कैसे आ सकता है? ऋण तो जो देनदारी होती है, ठीक है, ऋण कैसे आ सकता है? तो जहां भी ऋण है उसको आप काट दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस जनरल सोचना है कि आरक्षित निधि का मतलब क्या होता है। अगर आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ होगी तो सर्वाधिक स्फीतिकारी होगा। स्फीतिकारी होने का मतलब आप इंग्लिश में देखिए यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेनेटरी, यानी कि जिससे महंगाई बढ़ेगी। इनमें से ऐसी कौन सी घटना होगी जिसके कारण क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी, तो वो कारण हमें देखना है। तो अभी हमने देखा था जो इन्फ्लेशन होता है वो किसके कारण होता है? एक तो सप्लाई कम होने से होता है, एक होता है मांग बढ़ने से, ठीक है, एक देखा था मनी सप्लाई बढ़ने से, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, इसके कारण क्या होती है? मेनली इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पर मनी सप्लाई किससे बढ़ सकती है, या फिर सप्लाई किससे कम हो सकती है, या फिर मांग किससे बढ़ सकती है, वही देखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बोला? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लोक ऋण की चुकौती, ठीक है, यानी कि जो सरकार है, सरकार अपना लोक ऋण वापस चुका दे, तो इसके कारण क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। सरकार अगर लोन अपना चुका देती है तो मार्केट में पैसा एक्स्ट्रा आता है, तो मनी सप्लाई बढ़ती ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? सर्वाधिक स्फीतिकारक। आप सीधा इसको ऑप्शन आंसर नहीं कर सकते। आप देखिए क्या इससे ज़्यादा भी कोई स्फीतिकारक हो सकता है, ठीक है, नीचे देखिए आप। तो ये यहाँ पर सर्वाधिक स्फीतिकारक होने की संभावना पूछी है। दूसरा पॉइंट है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋण लेना। अगर सरकार कहाँ से? जनता से ऋण लेती है और खर्च करती है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगी? इसके कारण मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन होगा, ये भी कारण है। तीसरा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणदान। बजट घाटा को पूर्ति कर रहा है सरकार, तो कहाँ से पैसा ले रहा है? बैंकों से ले रहा है। तो बैंकों से लेगा तो कहाँ खर्च करेगा? वापस मार्केट में,
ठीक है, तो इसके कारण क्या होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, ये भी कारण है इसका। चौथा क्या है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। यानी कि मार्केट के अंदर पहले कितने थे रुपए, 100 रुपये थे, 100 रुपये में से जो 50 रुपये थे वो बैंकों के पास थे, 50 रुपये जनता के पास थे। अब 50 रुपये यही आरबीआई, यही सरकार क्या कर रही है, उधार ले रही है और बजट घाटा पूरा कर रही है। लेकिन यहाँ पर चौथे ऑप्शन में क्या है, सरकार क्या कर रही है, सरकार कर रही है नोटों की छपाई। यानी कि मार्केट के अंदर नए नोट आ गए और 50, यानी कि पहले 100 नोट तो थे ही थे, अब 50, यानी कि पहले 100 रुपये तो थे ही थे, अब 50 रुपये और आ गए। अब कितनी होगी मनी सप्लाई, 150 हो गई है। इसके कारण सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। जो नोट छापते हैं उसके कारण इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको डिस्कशन कैसी लगी इसको आप कमेंट करके जरूर बताना। आज हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हमारे क्वेश्चन करने की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे और डिस्कस करते जाएंगे तो हम और ज़्यादा क्वेश्चन को ऐड करते जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए कि प्रीलिम्स तक कैसे प्रश्न खत्म होंगे। आप ज़्यादा चिंता मेरे को है, क्योंकि मुझे खुद को भी खत्म करने हैं प्रश्न। ठीक है, तो डोंट वरी, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए। हम वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।